मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है और आज से मैं जुड़ूंगा आपके साथ मार्केट खत्म होने के बाद 3:30 बजे। और मेरा साथ देने के लिए हमारे साथ श्रेया जी, हाँ, सीएनबीसी आवाज़ की लेटेस्ट एडिशन। और श्रेया, सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज़ की टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मजा आ रहा है। कैसा और लग रहा है आपको सीएनबीसी आवाज़ ज्वाइन करके? एक्साइटमेंट है फुल। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि पहला शो वो भी आपके साथ सर, दैट इज डबल पंचनामा जो हम कह भी रहे हैं। वेरी लुकिंग फॉरवर्ड, वेरी एक्साइटेड। ओके, श्रेया अब तक 20 तक में थी और यहाँ से अब हमारे सीएनबीसी आवाज़ की टीम को इन्होंने ज्वाइन किया है। तो चलिए फिर कुछ मार्केट की बात करते हैं। आज के लिए काफ़ी वॉलेटाइल सेशन था, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव थे। सुबह खुले हम गैप डाउन के साथ, उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, फिर वहाँ पर हायर लेवल पर वापस एक सेल ऑफ आया। बैंक्स और आईटी वहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस थी, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक्स थे जैसे कि एशियन पेंट्स, जहाँ पर काफ़ी आज क्राइसिस था, वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। बिल्कुल सर, मुझे लग रहा था कि आज मैं ओपनिंग करूंगी और ये बोलूंगी कि हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार हरे निशान पर बंद हुआ, क्योंकि जिस कदर हमने 1 बजे के बाद से बाजार में तेजी देखी और 188 अंक तक निफ्टी ऊपर था, लेकिन फिर से धड़ाम और निफ्टी ने सरेंडर किया। और जो आपने कहा कि नथिंग, फिर फ्लैट क्लोजिंग 24,141 के लेवल पर निफ्टी क्लोज हुआ। लेकिन निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक के ग्रीन रंग में, हरे रंग में बंद होने के बावजूद आज बाजार लाल निशान पर क्लोज है। सर, सवाल वही बरकरार है अभी भी कि क्या करें निवेशक, क्या रणनीति अपनाएं निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली। नहीं श्रेया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक एक चीज़ तो बहुत क्लियर है मार्केट में, कुछ तो मार्केट को परेशान कर रहा है। जो आपने रैली की बात की, बिल्कुल काफ़ी 24,300 350 तक हम गए थे, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाए और वहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। और जैसा आपने बोला कि निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी जो कि मार्केट का 50% से ज़्यादा है दोनों मिलाकर, वो इतने शानदार तरीके से ग्रीन में बंद हुए, उसके बाद भी निफ्टी रेड में ही बंद हुआ। भले 7 पॉइंट सही, लेकिन रेड में ही बंद हुआ। तो वो आपको बता रहा है किस लेवल की दिक्कत है। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है ब्रॉडर मार्केट की। लोगों के पोर्टफोलियो जो हैं उनमें काफ़ी पेन आ रहा है, उसमें काफ़ी करेक्शन आ रहा है, वहाँ पर मार्केट ने काफ़ी गिरना शुरू कर दिया। आई थिंक वो शायद ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात है। और आज जिस तरीके से एशियन पेंट्स ने सेंटिमेंट खराब किया, आई थिंक वो आपको बता रहा है कि इस समय मार्केट में चल क्या रहा है और इस समय मार्केट में बेसिकली दिक्कत क्या है। एक्सीडेंट ऑफ द डे एशियन पेंट्स। और हम यही उम्मीद लगाकर चलते हैं कि जिसके रिजल्ट अच्छा आएंगे बाजार उसको रिवॉर्ड देगा, जिसके रिजल्ट खराब होंगे बाजार उसको पनिश करेगा। और वही देखने को मिला। सर, एक बार सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालते हैं कि क्या कुछ एक्शन आज पूरे दिन बाजार में देखने को मिला। क्लियरली सिर्फ निफ्टी आईटी के बदौलत आज थोड़ा बहुत निफ्टी संभला भी है। 1.5% से ज्यादा की तेजी निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज देखने को मिली। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक जैसे हाथी शेयर्स जो हैं आज बाजार को और बैंक निफ्टी को संभाले रखा। क्वेश्चंस भी लेंगे, तो आप जिस भी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आपके सवाल के जवाब देंगे आप सबके फेवरेट अनुज सर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए। लेकिन सर, हम डर की बात कर रहे थे, निवेशकों को में डर अभी भी बरकरार है, लेकिन एमफी का डेटा आया है आज और वो कुछ और ही बयां कर रहा है। रिकॉर्ड हाई पे इन्फ्लोज, इक्विटी इन्फ्लोज आए हैं, तो एक डर है, स्टिल पीपल आर इन्वेस्टिंग। नहीं देखिए, डर भी है और अच्छी चीज़ भी है। अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि लोग करेक्शन में हाथ पीछे खींच लेते थे। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई करेक्शन में आपको हाथ पीछे नहीं खींचना है, करेक्शन में आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना है। तो वो एक तरीके से अच्छी चीज़ है। वो रिटेल इन्वेस्टर की एक तरीके से मेच्योरिटी दिखाई दे रही है श्रेया, कि वो यहाँ पर अभी भी इन्वेस्ट करने को तैयार है। लेकिन जहाँ तक जो आपने दूसरी बात कही उससे मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं ये रिस्क ओपन हो रहा है कि मार्केट में पैसा आए जा रहा है और अगर इस पैसे को इवेंचुअली कहीं सपोर्ट नहीं मिला या फिर कहीं इस पैसे को अगर बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला, तो क्या ये पैसा मार्केट से विड्रॉ भी होगा। तो ये क्लियरली एक रिस्क फैक्टर ओपन जरूर हो रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ तो है कि मार्केट में एटलीस्ट लोग अपने हाथ पीछे नहीं खींच रहे हैं और अभी भी बाइंग कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। एग्जैक्टली सर, बाइंग कर रहे हैं। लेकिन सर, अभी कौन से सेक्टर्स, अगर निफ्टी आईटी की बात करें, आज अच्छी तेजी दिखाई 1.5% से ऊपर। निफ्टी आईटी पर आउटलुक क्या रहेगा सर आपका? देखिए, निफ्टी आईटी एक इकलौता सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि
यहाँ पर अभी भी विजिबिलिटी है। आई थिंक मार्केट में इस समय कमी हम्म है विजिबिलिटी की। हम्म आप चाहे फाइनेंशियल, चाहे आप कंजम्पशन देखें, ऑटोज देखें, क्यों ये स्टॉक्स गिरे हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स देख लीजिए, यहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है। मैनेजमेंट आके या तो गाइडेंस कट कर रही है या कह रही है कि नहीं, चीज़ें हमें ख़राब लग रही हैं। ये शायद एक इकलौती पॉकेट है आईटी जहाँ पर ना सिर्फ कंपनी ने आपके कहा है कि क्वार्टर अच्छा रहा है, बल्कि आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आगे आने वाले समय के लिए उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस भी दी है। हम्म तो ये एक कारण है कि जिसकी वजह से निफ्टी आईटी में पॉजिटिविटी है। हम्म एक और चीज़ है निफ्टी आईटी में, डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक मार्केट को ये भरोसा है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करेगी, हम्म प्लस वहाँ पर एक रेट कट का भी एक अजम्पशन है। तो एग्जैक्टली कुल मिलाकर जो आईटी कंपनीज के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, हम्म वो होती हैं कि एक तो इकोनॉमी स्ट्रांग रहे, प्लस रेट कट का तड़का मिलता रहे। तो हम्म वो चीज़ें, दोनों की दोनों चीज़ें होने के चांसेस हैं। इस वजह से ये एक पॉजिटिव चीज़ है आईटी के लिए। तो आईटी एक सेक्टर है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि व्यू थोड़ा सा इस समय अभी भी, पॉजिटिव। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा आईटी तो पर। क्या लग रहा है सर, क्या अभी आईटी सेक्टर को पिक करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर हाँ तो कौन से स्टॉक्स आपको सही लग रहे हैं, और अगर नहीं या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, अभी फिलहाल दूरी बना कर रखें? नहीं देखिए, हम्म इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आईटी एज ए सेक्टर विल आउट परफॉर्म। हम्म मेरा तो शुरू से, श्रेय इस साल के शुरू से एक व्यू रहा है कि आईटी में आपका 25% पोर्टफोलियो आपका आईटी में होना चाहिए। हम्म और वो तो इनफैक्ट अब चाहे तो आप भले ही करीब करीब 35% भी कर सकते हैं उसको, ठीक जी है। लेकिन हाँ, इस लेवल पर आपको कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, आई थिंक उन कंपनियों पर फोकस करें जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे या हम्म जो स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हो चुके हैं। जैसे हम्म इन्फोसिस का स्टॉक है फॉर एग्जांपल, हम्म ओरेकल का स्टॉक है, एलटीआई माइंडट्री का स्टॉक है, हम्म एचसीएल टेक का स्टॉक है। आई थिंक ये कुछ स्टॉक्स होंगे जो बेसिकली मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर इन लेवल्स पर आपको शायद पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करके देंगे। ऑब्वियसली आप जो भी बाय या सेल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। हम्म ये चीज़ समझनी जरूरी है। हम्म लेकिन आईटी क्लियरली एक सेक्टर है जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर रहने वाली है। जी, आई होप सभी ने जॉट डाउन किए होंगे। हालांकि फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही आप निवेश करें, लेकिन इन्फोसिस, ओरेकल और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप, जिसको आप रडार पर रख सकते हैं। सर, बैंक निफ्टी क्यों रुख करें? बैंक निफ्टी ने भी आज डिसेंट क्लोजिंग दिखाई है, और जैसा कि आप भी बता रहे थे और मैंने भी बताया कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सर, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका आउटलुक क्या रहेगा? आज तो ठीक देखिए, डिसेंट परफॉर्म किया। श्रेया, बैंकिंग में क्या है ना, बैंकिंग में इशू ये है कि बैंकिंग में नंबर्स अच्छे हैं, हम्म बैंकिंग में वैल्यूएशन का कंफर्ट है, लेकिन बैंकिंग में एफआईआई का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। तो जब हम्म भी मार्केट में सेलिंग आ रही है तो सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर्स पर आ रही है। हम्म इसकी वजह से ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है कि बैंक निफ्टी में जब भी रैली आती है वो कई बार टिक नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग आ जाती है। तो इसके लिए जी ये एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला हो जाता है हम्म इसकी वजह से। और ये एक रीज़न है कि शायद बैंक निफ्टी पे, लेकिन बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रांग है। इनफैक्ट हम्म बैंक निफ्टी में भी अगर आप नोटिस करेंगे, पिछले एक महीने में बैंक निफ्टी ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है कंपेयर टू निफ्टी। हम्म इसकी वजह से चलिए अभी काम करते हैं, हम्म लेट ही सही, लेकिन कुछ हमारी चैट एक्टिव हुई है यहाँ पर। हम्म बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं अब भारती एयरटेल पर। जी भारती एयरटेल पर काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है। पहले पराग ने पूछा, उसके बाद विनय ने पूछा। आई थिंक भारती एयरटेल में क्लियरली एक जो व्यू बन रहा है वो ये बन रहा है कि अब एलॉन मस्क के आने के बाद अगर स्टारलिंक इंडिया में आया, जी और अगर वो वाकई में एक बहुत कम रेट में लोगों को बहुत अच्छी इंटरनेट सर्विस एप्लीकेबल करा पाएगा, अवेल करा पाएगा, तो भारती के ऊपर काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। इनफैक्ट आप नोटिस करिए, भारती जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक था जी पिछले महीने तक, ऑल ऑफ अ सडन काफ़ी वीक बन गया है। हम्म सिर्फ भारती नहीं, इवन रिलायंस में भी इसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। तो हम्म ये एक रीज़न है श्रेया कि जो मुझे लग रहा है कि भारती में थोड़ा सा इस समय सेलिंग प्रेशर आ रहा है क्लियरली। तो टेलीकॉम सेक्टर में सर एक ही भारती एयरटेल ही है जो अभी फिलहाल नहीं, टेलीकॉम प्योर प्ले तो इंडिया में हम्म सिर्फ भारती एयरटेल ही है। हम्म बाकी रिलायंस का भी एक टेलीकॉम का एक बड़ा हिस्सा है। जी लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल से जो व्यू है वो इस समय क्लियरली भारती एयरटेल पर ही है। मानस का सवाल आया है कि टाटा टेक और टाटा स्टील पर क्या क्या व्यू व्यू होना होना चाहिए। चाहिए? देखिए जी मानस, कंप्लीटली डिफरेंट आपने डिफरेंट सेक्टर्स चुने हैं। जी, तो टाटा टेक की जहाँ तक बात है, टाटा टेक पर पर ग्रुप सेम है ना? ग्रुप सेम है, बट टाटा टेक पर अब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा हूँ, क्योंकि हम्म टाटा टेक वैल्यूएशन के हिसाब से अब काफ़ी करेक्ट हो चुका है। प्लस टाटा एलेक्सी के मुकाबले अब वो काफ़ी चीप लग रहा है। जब टाटा टेक की लिस्टिंग हुई थी, मैसिव सब्सक्रिप्शन आए थे इसने, लिस्टिंग के दिन इसने हाई बना दिया, वहां से हम्म लगातार गिरा, ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा स्टॉक जो है वो
रीजनेबली वैल्यूड हो गया, इसके लिए इस पर मैं अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। हम्म, लेकिन टाटा स्टील की जहां तक बात है, टाटा स्टील में बहुत कुछ ना शेयर डिपेंड करता है चीन क्या करता है, चीन का क्या पैकेज आता है, क्या नहीं आता है, उसके सब बाद पे यूएस की इकोनॉमी कैसी रहती है। तो दिक्कत ये हुई कि चाइना में इतने पैकेज आने के बाद भी मेटल प्राइसेस चल नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टाटा स्टील के लिए नेगेटिव हो सकता है। प्लस टाटा स्टील की जो खुद की कमेंट्री थी वो थोड़ी सी नेगेटिव थी इस बार, तो उस वजह से। लेकिन ओवरऑल खैर ये कम्प्लीटली डिफरेंट दोनों सेक्टर्स है। सर एक सवाल ओम प्रकाश जी का लेते हैं, आईआरएफसी पे पूछ रहे हैं रेलवे सेक्टर का ये स्टॉक सर अब जब भी रेलवे स्टॉक्स ऐसे पीएसयू स्टॉक्स की बात होती है तो हम कहते हैं बजट के टाइम पे बात होगी, हाँ। अभी फिलहाल छोड़ दो सर। रेलवे स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी और आईआरएफसी में क्या नहीं लग श्रेया, रहा है? देखिए IRFC 27-28 रुपए से भागा वन वे, आई थिंक 8 या 10 टाइम्स भागा ये स्टॉक। आई थिंक एक जब इसने भागना शुरू किया, सारे रेलवे स्टॉक, सिर्फ IRFC नहीं, सारे रेलवे स्टॉक्स जब उन्होंने भागना शुरू किया तब वो कम्प्लीटली अंडर वैल्यूड थे और अंडर द स्कैम, मतलब कोई उनको जानता नहीं था। लेकिन ये सारे के सारे स्टॉक्स एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे जहां ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट, बहुत ज्यादा कंसेंसस यहाँ पर आ गया। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक्स हैं वो अब यहाँ पर करेक्शन आ रही है। मेरा ये मानना है कि अभी भी रेलवे स्टॉक्स में और 20 से 25% की करेक्शन बाकी है। IRFC भी उसमें शामिल है, मेरे ख्याल से उसमें और 20 से 25% की करेक्शन बाकी है। बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें। देखिए अगर आपने 17-18 रुपए पर ये कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने स्टॉक्स महंगे लिए हुए हैं तो थोड़ा सा इस टेम्पटेशन में ना आए कि अब मैं एवरेज कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर और गिर सकते हैं। ये सेम व्यू मेरा बाकी PSU स्टॉक्स पर भी है। सिर्फ एक PSU बैंकों को छोड़ दें अगर, तो PSUs पर भी मेरा यही व्यू है। जो एक और सवाल आया था उसकी वजह से, तो ये एक व्यू है। लेकिन PSU बैंकों में मुझे लग रहा है कि काफी लोग PNB पर सवाल पूछ रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक पे पंजाब नेशनल बैंक पे काफी लोगों ने सवाल पूछा है, तो इसके लिए। लेकिन PSU बैंकों पर मैं ये कहूंगा कि PSU बैंकों पर फिर भी नजरिया रिलेटिवली पॉजिटिव है कंपेयर टू अदर्स। तो फिलहाल पीएसयू स्टॉक्स में थोड़ा वेट करें, देखिए, एनालिसिस करें, और करेक्शन बाकी है अनुत्तर का कहना है, तब जाकर आप उसमें और ऐड कर सकते हैं। सर बोरोसिल रिन्यूएबल पे सवाल आ रहा है संकेत जी का। आज एनर्जी बास्केट के कुछ स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिली, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या फिर पावर ग्रिड की बात करें, बोरोसिल रिन्यूएबल भी उसी बास्केट का एक स्टॉक। सर पहले तो एनर्जी स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं, साथ ही बोरोसिल पे फिर आप नहीं, देखिए मेरा ये मानना है श्रेया कि रिन्यूएबल्स में ना लोग अब तक जो एक व्यू बना के चल रहे थे उस पर थोड़ा झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप का व्यू बहुत क्लियर रहा है, वो इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल्स इसमें थोड़ा कम बिलीव करते हैं, वो थोड़ा ज्यादा बिलीव करते हैं ट्रेडिशनल चीजों पर। उनका ये मानना है कि अमेरिका में खुद बहुत ज्यादा क्रूड है, तो उस वजह से वो जो ट्रेडिशनल एनर्जी है ना, मुझे लग रहा है वो कम बैक करेगी वर्ल्ड वाइड। और सोलर रिन्यूएबल्स यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा ऑलरेडी बड़ी रैली आ चुकी है, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है इस वजह से। तो बोरोसिल मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं है तो मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा कहूंगा नहीं। अच्छा, एक सवाल काफी लोग एशियन पेंट्स के बारे में पूछे, इनफैक्ट बहुत लोगों ने एशियन पेंट्स के बारे में सवाल पूछे। बिल्कुल, तो आज एशियन पेंट्स में क्लियरली एक पूरा का पूरा लाल रंग था यहाँ पर, तो इस वजह से। लेकिन एशियन पेंट्स देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, एक अच्छी कंपनी में आपको प्राइस और न्यूज दोनों एक साथ अच्छे नहीं मिलेंगे। जब न्यूज अच्छी आ रही होगी तो प्राइस 4000 का होगा, अभी प्राइस खराब है क्योंकि न्यूज खराब है, तो ये डिसीजन आपको लेना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी एशियन पेंट्स को खरीदने की जल्दबाजी मत करिए अभी, क्योंकि एशियन पेंट्स में अभी तो सिर्फ प्राइस फॉल हुआ है, अभी वैल्यूएशन तो गिरा ही नहीं है उसका। अभी तक जितनी अर्निंग्स गिरी है, अब 43% अगर अर्निंग्स गिरी हैं और अगर स्टॉक 20% गिरा है तो कहाँ गिरा है स्टॉक? टेक्निकली तो स्टॉक नहीं गिरा है, तो उस वजह से अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है एशियन पेंट्स में, और उसके बाद ही शायद क्वालिटी ऑफ स्टॉक सर ऐड किया जा सकता है इसको पोर्टफोलियो। देखिए अगर आप एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, SIP इन्वेस्टर हैं, और अगर आपका व्यू ये है कि मैं 10 साल तक अगर मार्केट बंद हो जाएगी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब आप करते रहिए SIP, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी जिसके पास है और स्टॉक मार्केट से ही काम चल रहा है आपका, तो उस समय थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अवॉइड करने की थोड़ी सी जरूरत है। सर एक ऑटो सेक्टर का स्टॉक लेते हैं, सुरजोत जी टाटा मोटर्स पे पूछ रहे हैं, व्यू मांग रहे हैं आपसे सर टाटा मोटर्स। नहीं सुरजोत जी, देखिए टाटा मोटर्स 1000 वाला स्टॉक करेक्ट होकर 800 आ गया था। आज सुबह बात हुई थी हमारी कि टाटा मोटर्स अब शायद आज भले खुले भी, लेकिन रिकवरी आ सकती है उसमें। उसके 2-3 कारण है श्रेया। एक तो मैनेजमेंट
की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव है, जी। उनको सेकंड हाफ लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग होगा। उन्होंने ये माना है कि फर्स्ट हाफ में कुछ ऑपरेशनल इश्यूज थे जिसकी वजह से जेएलआर में कुछ दिक्कत आई थी, जी। लेकिन सेकंड हाफ उनको लग रहा है कि काफी पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, उन्होंने ये बात भी कही है कि नेट डेट फ्री हो जाएंगे वो, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा जो है ना टाटा मोटर्स पर इस रेट पर बेरिश नहीं हूँ। प्लस ठीक है। टेस्ला हम्म। काफी अच्छा कर रहा है, तो जब इस तरीके के स्टॉक्स अच्छे करते हैं तो नॉर्मली टाटा मोटर्स भी आउट परफॉर्म करता है। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ टाटा मोटर्स के ऊपर। टाटा मोटर्स पर नेगेटिव होने का समय था जब 1,000 रुपए पर हर कोई चेस कर रहा था उसको। आई थिंक इस लेवल पर शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है टाटा मोटर्स पर। तो जिनके पोर्टफोलियो में तो होल्ड कर रही, साथ ही ऐड भी कर सकते हैं। नहीं, ये तो खैर मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐड करें या नहीं करें, क्योंकि ये शेयर ये ना कोर पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है। इसमें अगर आप एंट्री और एग्जिट सही करेंगे तो उसमें आपको बहुत फिर शानदार रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन हर कोई उसमें एंट्री एग्जिट नहीं कर पाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये कहना बहुत टफ होगा कि इसमें आप इस समय बाय करें या इस समय ऐड करें बेसिकली। सर एक अडानी पावर पे भी सवाल है। नहीं, अडानी पावर, अडानी पावर देखिए क्या है ना, अडानी ग्रुप स्टॉक मुझे समझ में नहीं आते हैं फ्रैंकली, इफ यू आस्क मी। क्यों सर, व्हाई? क्योंकि कोई वैल्यूएशन का तो पैरामीटर है नहीं इन पे। ये सारे के सारे स्टॉक चलते हैं सेंटीमेंट पर। हालांकि अदानी पावर ने भी पैसा रेज किया था और काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये स्टॉक भी चलेगा, लेकिन खैर इस पर कोई बहुत ज्यादा मेरा कोई स्ट्रॉन्ग व्यू इस स्टॉक पर इस समय नहीं है। चलिए श्रेया, काम करते हैं, आज इस पंचनामों को यहीं खत्म करेंगे हम, और कल वापस आएंगे मैं और श्रेया और आपके और सवालों के जवाब देंगे। और सवाल भेजते रहिए, और अपॉलॉजीज, पहले 10 मिनट तक हम आपके सवाल देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कल से होपफुली ये ठीक रहेगा और हम थोड़े से और सवालों के जवाब देंगे। तो मैं और श्रेया कल वापस लौटेंगे। थैंक यू सो मच श्रेया, होपफुली आपका पहला दिन अच्छा रहा और आगे जाते हुए हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच आज हमें देखने के लिए। तो इस लाइव से इतना ही।